हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 22 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर क्लास की पीडीएफ, पीपीटी, एमसीक्यू इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। उस मासिक पैकेज में देखा जाए तो आपको प्रतिदिन शाम को 7:30 वीडियो क्लास मिल जाती है, 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट मिलता है और साथ में क्लास पीपीटी शेयर की जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां पर डेली हमारा जो क्लास पीडीएफ होती है, मतलब क्लास पीडीएफ होती है, क्लास पीडीएफ को बाइलिंगुअल शेयर किया जाता है जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में उपलब्ध होता है। महीने के अंत में कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। बेस्ट 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा मासिक पैकेज का, जिसको आप ज्वाइन कर सारी सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। देखा जाए तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर में सबसे पहली खबर क्या है? क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय स्थिरता रैंकिंग 2026 के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। यहां पर देखा जाए क्या है महत्वपूर्ण खबर, आइए देखते हैं, एक एक कर पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। देखा जाए तो स्वीडन की लुंडा विश्वविद्यालय ने क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग स्थिरता 2025 में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, यानी कि आपसे एग्जाम में पूछे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा, तो स्वीडन का है लुंडा विश्वविद्यालय। ठीक है, सॉरी, लुंड विश्वविद्यालय ये शीर्ष स्थान पर रहा। और वहीं पर दूसरा स्थान किसका रहा, तो दूसरा स्थान पर रहा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यहां पर चर्चा करें, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2026 में इस रैंकिंग में 106 देशों के लगभग 2000 से ज्यादा विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। प्रतिनिधित्व में अमेरिका शीर्ष पर रहा, उसके बाद चीन, यूके और भारत आते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा। उसके बाद चीन जो है दूसरे पर, यूके तीसरे पर और भारत चौथा स्थान है। ठीक, चर्चा कर ले तो भारत के 103 विश्वविद्यालयों को सूची में शामिल किया गया था, जिनमें से आईआईटी दिल्ली सर्वोच्च भारतीय संस्थान रहा। इसकी वैश्विक रैंकिंग 205 है। यह रैंकिंग विश्वविद्यालयों की ईएसजी और एसडीजी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित भी करता है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 के बारे में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। डेजर्ट पाम अचीवमेंट 2026 चर्चा करें, यहां पर देखा जाए तो हॉलीवुड अभिनेता है लियोनार्डो डी कैप्रियो। ठीक है, लियोनार्डो डी कैप्रियो जो है, इनको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये सम्मान उन्हें उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। पुरस्कार का वितरण पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा, जिसका आयोजन यहां पर देखा जाए 2 से 11 जनवरी 2026 तक होगा। और इसी फिल्म फेस्टिवल में देखा जाए तो जो लियोनार्डो डी कैप्रियो है, इनको प्रदान किया जाएगा डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्मेट में ऐसे पूछ सकता है कि कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी है। ठीक है, तो देखते हैं। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, जिसकी ब्रांड वैल्यू देखा जाए तो 44.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इससे पहले 2022 से 24 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो टीसीएस है वो शीर्ष स्थान पर थी। रिपोर्ट में भारत की शीर्ष 100 ब्रांड की कुल ब्रांड वैल्यू कितनी बताई गई है? जो भारत के शीर्ष 100 ब्रांड है ना, उनकी ब्रांड वैल्यू यहां पर देखा जाए 523.5 बिलियन आकी गई है। 523.5 बिलियन डॉलर आकी गई है, जो जीडीपी का लगभग 13% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली ब्रांड लगातार दूसरे वर्ष कौन सी रही? जोमेटो रहा है, जिसकी ब्रांड वैल्यू यहां पर देखा जाए 6 बिलियन डॉलर और इसको 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट 7वें स्थान पर, 7वें स्थान के साथ शीर्ष नया प्रवेशक बना है, जबकि इस वर्ष सूची में 18 नए ब्रांडों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस बार जो टॉप 100 सूची है ब्रांड वैल्यूज की, उसमें देखा जाए तो 18 नए ब्रांड को जगह दी गई है और सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। G20 20वां G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन 21 से 23 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 21 से 23 नवंबर तक इसका आयोजन हो रहा है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर गए हुए हैं। देखा जाए तो यह लगातार चौथा अवसर था जब G20 समिट ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पर चर्चा करें, भारत ने इस सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रधानमंत्री ने सभी तीनों सत्रों में भाग लेकर वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और यूएन वुमेन के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये समझौता किससे संबंधित है देख लेते हैं यहाँ पर। तो 20 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और यूएन वुमेन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को देश के सार्वजनिक खरीद प्रणाली से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देश की सार्वजनिक खरीद प्रणाली से महिलाओं को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने समझौता किया है? तो यूएन वुमेन के साथ समझौता किया है। ठीक है, यूएन वुमेन जो संस्था है उसी के साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने समझौता किया है, जो जिसका उद्देश्य है कि जो महिला उद्यमी है उनको देश की सार्वजनिक खरीद प्रणाली से कैसे जोड़ा जाए। चर्चा करें तो यह साझेदारी जो जैम है यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसके वुमनिया पहल के तहत किया गया है। वुमनिया पहल, ठीक है, ये वुमनिया पहल किसका है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का ही है और इसी पहल के अंतर्गत किया गया है, जो मजबूत जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वुमनिया पहल को मजबूत करेगी। ठीक है, समझौते पर देखा जाए यूएन वुमेन इंडिया की कांता सिंह और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अतिरिक्त जो सीईओ है अजीत बी चौहान, इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास समझौता किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो भारत और फ्रांस ने रक्षा अनुसंधान और विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया समझौता किया है। यहाँ पर चर्चा करें तो यह समझौता नई दिल्ली में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत और फ्रांसीसी आयुध महानिदेशालय के लेफ्टिनेंट जनरल गेल डियास डी तुएस्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, कहां पर हुआ यह जो समझौता हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत, उनके साथ ही साथ फ्रांसीसी आयुध महानिदेशालय के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं गेल डियास तुएस्ता, इनके दोनों लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और भारत और फ्रांस के बीच नया रक्षा अनुसंधान और विकास समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीकी और अनुसंधान के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करना है। ठीक है, और भारत फ्रांस संबंधों पर मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 2 में अगर सवाल आता है तो इन सारे पॉइंट्स को, जो रक्षा संबंध है, रक्षा संबंधों को मेंशन करते हुए आप इस जो एग्रीमेंट है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वावलंबन 2025 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो स्वावलंबन 2025 भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण पर केंद्रित चौथा NIIO संगोष्ठी है। ठीक है, NIIO संगोष्ठी है जो 26 नवंबर 2025 से नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। 26 नवंबर से इसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर देखा जाए इसे नौसेना की नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चर्चा करें इसकी थीम क्या होगी? स्ट्रेंथनिंग एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। ठीक है, इसका थीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मुख्य फोकस क्या होगा? उभरती और विघटनकारी तकनीकों के माध्यम से नौसैनिक क्षमताओं को स्वदेशी रूप से मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन, यहां पर देखा जाए द्वितीय भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन 21 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है, हैदराबाद में किया गया था। आपके परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा कि द्वितीय भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहां पर किया गया इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। यह महोत्सव 22 से 23 नवंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा सांस्कृतिक पर्यटन और कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव का मुख्य फोकस पश्चिम भारत की परंपराओं पर है। ठीक है, जो पश्चिम भारत की परंपराएं हैं उन पे मुख्य फोकस के उद्देश्य से ही इस बार द्वितीय भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, दमन दीव की समृद्ध कला संस्कृति, कला परंपराओं को प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया जा रहा है, उनको बढ़ावा भी यहाँ पर दिया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करें तो बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें और मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल है कहाँ के? बिहार के। पहले कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे। और आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के राज्यपाल थे? केरल के राज्यपाल थे। ठीक है, और अब क्या हो गया कि दोनों की अदला बदली हो गई। केरल के राज्यपाल बन गए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और वहीं पर बिहार के राज्यपाल कौन बन गए? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और इन्हीं के द्वारा देखा जाए जो नया मंत्रिमंडल है, नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के रूप में इन्होंने शपथ ली है
और जो नया मंत्रिमंडल है किसके समक्ष शपथ लिया है, तो आरिफ मोहम्मद खान के समक्ष। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों भाजपा से हैं, इनको बनाया गया है। साथ ही साथ कुल 26 मंत्रियों का मंत्रिमंडल, ठीक है, बना है, जिसमें एनडीए के 5 घटक दलों की भागीदारी भी रही है। भाजपा के 14 सदस्य मंत्री बने हैं, जो जदयू है, जेडीयू के 8, जो लोजपा है रामविलास उसके 2, हम पार्टी के 1 और रालोमा के 1 सदस्य यहाँ पर मंत्री बने हैं। ठीक है, टोटल 26 मंत्री बने हैं, जिनमें एनडीए के 5 घटक दल भी सम्मिलित हैं। चर्चा कर लें तो कैबिनेट में 3 महिला मंत्रियां भी शामिल हैं। 3 महिला मंत्री कौन कौन सी? रमा निषाद, लेसी सिंह और श्रेयसी सिंह। ठीक है, श्रेयसी सिंह शूटर हैं, आप जानते ही हैं, जमुई से विधायक थी, लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका था कहां से विधायक चुनी गई थी। और ये सवाल कब पूछा था? ये पूछा था 69वीं बीपीएससी में पूछा था। बीपीएससी में सवाल पूछा था कि श्रेयसी सिंह कहां से विधायक है। ठीक है, तो श्रेयसी सिंह यहां पर मंत्री बनी है, जबकि 10 नए चेहरों को पहली बार मंत्री पद दिया गया। जो 26 लोग बने हैं मंत्री, उसमें 10 नए चेहरे हैं। रालोमा के दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया, जो अभी वर्तमान में देखा जाए किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। और ये जो दीपक प्रकाश है, दीपक प्रकाश ये यहां पर देखा जाए एमएलसी बनकर विधानसभा पहुंचेंगे। आगे देखा जाए नीतीश कुमार के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की 10वीं बार इन्होंने शपथ ली है। तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेकर राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड मजबूत किया है। ठीक है, सबसे लंबे, बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? नीतीश कुमार रहे। यहाँ पर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च सन 2000 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण जल्द ही इनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, अब वह देश के उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद संभाला है, और इस सूची में उनका स्थान 8वां है। यहां पर चर्चा कर ले, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है पवन कुमार चैमलिंग। सिक्किम के सीएम रहे पवन कुमार चैमलिंग, 24 साल 165 दिन ये सीएम है। ठीक है, यहां पर देखा जाए द्वितीय स्थान पर कौन है? द्वितीय स्थान पर नवीन पटनायक, उड़ीसा के सीएम, अब नहीं है ये उड़ीसा के सीएम। इन्होंने 24 साल 99 दिन तक सीएम का पदभार संभाला। तृतीय स्थान पर देखा जाए तो ज्योति बसु रहे, पश्चिम बंगाल के सीएम थे, तीसरे स्थान पर। ठीक है, इन्होंने 23 साल 137 दिन का कार्यकाल संभाला था। तो यहां पर हमने देख लिया, पवन चैमलिंग पहले स्थान पर, नवीन पटनायक दूसरे स्थान पर, ज्योति बसु तीसरे स्थान पर। ठीक है, और यहां पर जो नीतीश कुमार है उनका स्थान कौन सा है? तो नीतीश कुमार का स्थान आता है 8वें स्थान पर। सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री, मतलब सबसे लंबा समय मुख्यमंत्री के तौर पर ये रहे हैं। आगे चर्चा करें विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 के बारे में। अब ये जो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 है, इसके पॉइंट्स चर्चा कर लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण है। यहां पर देखें तो ग्रेटर नोएडा में हुए विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 में भारत की ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सभी 20 वजन वर्गों में पदक जीते हैं और कुल 20 पदक भी हासिल किया है। ठीक है, 20 वजन वर्ग कैटेगरी थी, और यहाँ पर जो 20 कैटेगरियां थी उनमें 20 पदक भी भारत ने जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सम्मिलित है। चर्चा करें तो फाइनल में 15 भारतीय मुक्केबाज पहुंचे, जिनमें से महिलाओं ने 7 और पुरुषों ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो महिलाओं ने 7 पदक और पुरुषों ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब स्वर्ण पदक विजेता महिलाओं की वर्ग में देखा जाए कौन कौन रही? निखत जरीन रही, इन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पर जैस्मिन लंबोरिया रही 57 किलोग्राम में, मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम में, प्रीति पवार 54 किलोग्राम में। आगे देखें परवीन हुड्डा 60 किलोग्राम में, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम में, नूपुर शेवराड़ा 80 प्लस कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के वर्ग में देखा जाए कौन कौन रहे स्वर्ण पदक विजेता? सचिन सिवाचा और हितेश गुलिया। हितेश गुलिया 70 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, और वहीं पर सचिन सिवाचा जो थे इन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो आपके यहीं पर होते हैं समाप्त। कुछ सवाल हैं जिन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर देखा जाए आपसे पहला सवाल पूछता हूं मैं। पहला सवाल ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, चर्चा में रहा बिरसा 101 क्या है? हाल ही में रहा, चर्चा में रहा बिरसा 101 क्या है? दूसरा सवाल आपसे है दूसरा सवाल है कि यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस
भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि गरुण युद्ध अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? किस देश के साथ आयोजित किया जाता है गरुड़ अभ्यास? और एक सवाल और, 2026 में COP 31 का मुख्य आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, कहाँ होगा? तो ये 4 सवाल हैं, 4 सवाल आपसे पूछे गए हैं। इन 4 सवालों का उत्तर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का जो ऑनलाइन टेस्ट है उसे आप ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और हमारी क्लास PDF PPT इत्यादि पर परचेज करने के लिए या पढ़ने के लिए आप हमारा जो मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको प्रिंटेबल PDF टेस्ट इत्यादि सब कुछ प्राप्त होते रहेंगे। इसी वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।